अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईआरडी मॉडल, जिसको हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लें इसकी डेफिनेशन को कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करता है डाटा की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट व्यूज द एंटायर सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज रिलेटेड टू वन अनदर। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ आवर सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप। इसकी हिस्ट्री पे देखा जाए तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, पीटर चेन ने की थी 1976 में। इट डेवलप्स अ conceptual डिजाइन फॉर द डेटाबेस। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को ये बतानी है कि जो आप लोगों को लेक्चर मिल रहा है यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है, आप लोगों ने इस पे, जैसे अब ये एक पॉइंट है ईआरएम के लिए कि मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, आपका गूगल फॉर्म्स में क्विज होगा नेक्स्ट वीक में या फ्राइडे वाले दिन, तो काइंडली उसके लिए भी प्रिपेयर करें खुद को। और उसमें इस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपके पास टाइम लिमिट दी होगी कि आपने कुछ टाइम में करना है, 10 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है। नेक्स्ट आप देख लें, इट डेवलप्स अ conceptual डिजाइन फॉर द डेटाबेस। इट ऑल्सो डेवलप्स अ वेरी सिंपल एंड easy टू डिजाइन व्यू ऑफ डाटा। नेक्स्ट है, अब सबसे पहले हमारे पास ईआर मॉडल के अंदर आप ये चीज़ नोट डाउन कर लें कि आपके पास कंपोनेंट्स के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं ईआर मॉडल के। पहला कंपोनेंट है एंटिटीज, दूसरा कंपोनेंट है एट्रीब्यूट्स एंड द थर्ड कंपोनेंट इज रिलेशनशिप। आज हम लोग सिर्फ एंटिटीज को देखेंगे कि एंटिटीज क्या होती हैं, किस तरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या आगे इसकी क्या टाइप्स हैं एंटिटीज की। सबसे पहले आप लोग देख लें कि एंटिटी होती क्या है। एन एंटिटी इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। अच्छा, आप लोगों को आज ये आपका पहला लेक्चर है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी आप लोगों की ऑनलाइन क्लास होगी, मैं इसको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है आप लोगों की, डेटाबेस ऑनलाइन क्लासेस CS4B, आपकी क्लास के नाम से आपकी पूरी एक प्लेलिस्ट वहाँ पे मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो वीडियोस को ये दोबारा भी देख सकता है। उसके अलावा भी अगर किसी की कोई क्यूरी है तो वो मुझे ईमेल कर सकता है suhail.asghar1120@gmail.com पे। इन द ER डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल्स। अब एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगल्स की फॉर्म के अंदर हम लोग लिखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एंटिटीज को रेक्टेंगल में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइब्रेरी सिस्टम मस्ट कंटेन डाटा अबाउट डिफरेंट एंटिटीज लाइक बुक एंड मेंबर। अब यहाँ पे बुक एंड मेंबर क्या है? एंटिटी है। अ कॉलेज सिस्टम में इंक्लूड एंटिटीज लाइक स्टूडेंट, टीचर एंड क्लास। आगे आप लोग एग्जाम्पल देख लें कि यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, स्टूडेंट एक एंटिटी है तो मैंने इसको रेक्टेंगल में लिखा है। कॉलेज एक एंटिटी है तो मैंने इसको रेक्टेंगल में लिखा है। अब रिलेशनशिप्स के लिए हम लोग इस तरह की फिगर बनाते हैं, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप की, लेकिन अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप को नहीं देखना। अभी हमारा सारा फोकस एंटिटीज के ऊपर है। रिलेशनशिप्स के ऊपर जब हम जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस तरह हम लोग उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, या रिलेशनशिप की कितनी टाइप्स हैं वगैरह वगैरह। एंटिटीज की आगे आप लोग देख लें। अब एंटिटी, सबसे पहले, एंटिटी इज यूज इन थ्री डिफरेंट मीनिंग्स। एंटिटीज को हम लोग तीन डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन है एंटिटी टाइप। अ सेट ऑफ एंटिटीज विद सेम एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। अ सेट ऑफ एंटिटीज विद सेम एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमें तो नहीं पता एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो डोंट वरी, कल कल की क्लास में या आपका नेक्स्ट जो लेक्चर है वो सारा का सारा हमारा एट्रीब्यूट्स के ऊपर है। अभी सिंपल आप लोग जस्ट फोकस ऑन एंटिटीज। जब एंटिटीज वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो आपको एट्रीब्यूट्स की भी मैं प्रॉपर इस तरह एक सेशन लूंगा और आपको उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। All entities in an entity type share common characteristics. It is known as entity type। क्या होती है? जिसमें हम लोग सेम एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे होते हैं। इस a set of entities with same attributes, सेम एट्रीब्यूट्स को जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी एंटिटी क्लास के अंदर, वो हमारी एंटिटी टाइप कहलाती है। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एंटिटी के अंदर, एक एंटिटी टाइप के अंदर जितनी भी हमारी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे कॉमन क्लास को शेयर कर रहे होते हैं, उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जिस तरह आप अगर एक अरे लेते हैं, आपने प्रोग्रामिंग में अरे पढ़ी होगी। अरे जब आप लेते हैं तो उसके अंदर आप एक सिंपल आप उसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं। अगर एक अरे के अंदर आप इंटीजर्स ले रहे हैं तो सारे के सारे आप इंटीजर्स ही लेंगे, आप उसके अंदर कोई स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते।
इसी तरह अगर आप एक अरे के अंदर स्ट्रिंग्स ले रहे हैं तो आप उसके अंदर फ्लोट या कोई भी और बूलियन डाटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह एंटिटी टाइप का भी कॉन्सेप्ट है। आप सेम क्लास के एट्रीब्यूट्स को ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट के टेबल के अंदर आप सारे एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट के साथ रिलेट करेंगे, वही आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में आ गया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट जीपीए, स्टूडेंट सीजीपीए, स्टूडेंट सब्जेक्ट्स पास, स्टूडेंट रिमार्क्स। इस तरह के सारे एट्रीब्यूट्स आप स्टूडेंट क्लास के अंदर लिख सकते हैं। स्टूडेंट के अंदर आप टीचर की आईडी या टीचर का नेम, टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर की लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये चीज़ें आप लोग नहीं लिख सकते। एंटिटी टाइप को हम लोग एंटिटी टाइप इज ऑल्सो नोन एज एंटिटी क्लास। अब देखें, स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आ जाएं, entities. Entity is used in three different meanings that are as follows. Entity instance. Entity instance क्या होती है? अब a member of an entity class is known as entity instance. किसी भी entity class का member entity instance कहलाता है. It is also known as entity occurrence. Entity instance को entity occurrence भी बोला जाता है. Each entity instance of an entity type has its own value for each instance. जिस तरह हम इंजर्शंस करते हैं, सेम एंटिटी इंस्टेंस भी इंजर्शंस का नेमुल बदल है। अब यहाँ पे आप देखें कि एंटिटी टाइप, हमारे पास एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारी एंटिटी, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारे टेबल का नाम है। अब हमारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, डेट, हायर्ड, बर्थ डेट। ये सारी क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी टाइप हैं। और हमारे पास एंटिटी टाइप क्या है? एम्प्लॉय है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी टाइप क्या हैं? ये सारे एट्रीब्यूट्स के नाम हैं। और अगर हम लोग इंस्टेंसेस को देखें, जो हमारी इंजर्शंस हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी इंस्टेंसेस। इंजर्शंस हमारी एंटिटी इंस्टेंसेस कहलाती हैं। आगे जाते हैं हम लोग, एंटिटी टाइप और एंटिटी इंस्टेंस में डिफरेंस क्या है। एंटिटी टाइप जो है वो कॉमन डाटा को शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करती है, जबकि एंटिटी इंस्टेंस जो है वो सिंगल अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप करती है। और गिवन अ नेम कैपिटल लेटर्स, एंटिटी टाइप जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है। मे बी 100 इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी एम्प्लॉय स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। जो एंटिटी टाइप है वो हमारी टेबल के नाम को से पहचानी जाती है, जबकि एंटिटी इंस्टेंस जो है, जो हम लोग सिंपल टेबल के अंदर इंसर्शंस करते हैं, एंटिटी इंस्टेंस उसका नेम बदल है। नेक्स्ट आ जाएं, कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, तो लास्ट जो है एंटिटी के अंदर वो एंटिटी सेट है। हमने पहले देखा एंटिटी टाइप देखा, उसके बाद हमने एंटिटी इंस्टेंस को देखा, अब हम लोग देख रहे हैं एंटिटी सेट को। A set of all entities of a particular entity type in the database at a given point of time is called entity set. An entity set student may consist of all students in the university. नेक्स्ट आ जाएं, अब एंटिटी सेट क्या होता है? जितनी भी आपकी इंजर्शंस हैं, उन सारों का जब आप एक कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको एंटिटी सेट बोलते हैं। अभी तक अगर हम लोग इस सिंपल एक इस कॉलम को देखें, तो ये कॉलम हमारा कहलाता है एंटिटी इंस्टेंस। और जब हम इन सारी इंजर्शंस को एक साथ कंबाइन करके देखें तो वो एंटिटी सेट कहलाता है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटिटी हैं। हमारे पास वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो वीक एंटिटी टाइप हम देखते हैं कि एन एंटिटी टाइप दो whose existence depends on some other entity type। एक ऐसी एंटिटी है कि जो दूसरी एंटिटी के ऊपर या दूसरी एंटिटी टाइप के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम वीक एंटिटी टाइप बोलते हैं। एक एंटिटी टाइप वीक कब होती है? जब वो किसी दूसरी एंटिटी टाइप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। An entity type whose instances cannot exist without being linked with the instances of some other entity types। अच्छा, टाइप्स ऑफ एंटिटी में फिर वीक एंटिटी टाइप की हम लोग थोड़ी सी और डिफाइन इसको कर लेते हैं। A weak entity type has no business meaning in an ER diagram without the entity on which it depends. They cannot exist independently. इनको हम लोग independently exist नहीं कर सकती ये। It has a partial identifier. अब यहाँ पे है partial identifiers क्या होते हैं? Identifiers भी हमारा अभी attributes के अंदर सब टॉपिक है identifiers, हम identifiers को भी डिस्कस करेंगे।
It is also called child, dependent और subordinate entity. Next पे आ जाएं. Representation of weak entity. A double rectangle is used for representing a weak entity set. डबल रेक्टेंगल. अब वीक एंटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? जब कभी भी आपका डबल आप एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे, एंटिटीज को लिखेंगे, एंटिटीज को आप रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखते हैं. जब रेक्टेंगल डबल रेक्टेंगल्स आप लिखेंगे तो आप वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एंटिटी को हम लोग सिंगल रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे और वीक एंटिटी को हम लोग डबल रेक्टेंगल्स के अंदर इनक्लोज कर रहे हैं. Double lines are used for representing the connection with a weak entity set with relationship. Simply, a weak entity is nothing but an entity which does not have the primary key attribute. Weak entity और कुछ भी नहीं है, एक ऐसा टेबल जिसके अंदर सॉरी एक ऐसा टेबल जिसके अंदर आपकी कोई प्राइमरी की कोई एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं हुआ हुआ, उसको हम लोग वीक एंटिटी बोलते हैं. और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है कि जिसके अंदर आपका प्राइमरी की डिफाइन हुआ हुआ है, रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है या वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है. अब हम लोग देख लेते हैं. As weak entity does not has any key attributes, but we need some attributes which along with the same primary key of the dominant entity types. This attribute is called the discriminator of the weak entity. It is also called as the partial key. वीक एंटिटीज के अंदर हम लोग पार्शियल कीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. पार्शियल की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, इसके लिए एक प्रॉपर मैं एक सेशन अरेंज करूंगा और उसमें आप लोगों को ये चीज डिटेल में बताऊंगा. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं. वी वांट टू स्टोर द डाटा ऑफ अ स्टूडेंट आफ्टर असाइनिंग अ क्लास टू हिम. इट मींस डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इफ class entity does not exist. In order to store record of the student, we first need to create an entity that represents a class. Here, student is a weak entity because it depends upon class entity. Student जो है वो weak entity है, तो इसको हम लोग डबल रेक्टेंगल्स के अंदर इनक्लोज करेंगे और क्लास जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंगल रेक्टेंगल्स के अंदर इनक्लोज करेंगे. अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में बता सकता है या फिर वो माइक अनम्यूट करके, मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूँ, वो माइक अनम्यूट करके भी बात कर सकता है अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो. आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट में मुझे बता दे. जी जी, ये बिल्कुल मैं आपके साथ यूट्यूब पे ये लेक्चर अपलोड करूँगा. आप वहाँ पे ये वीडियो भी देख सकते हैं और ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं आपके साथ आज नहीं तो कल आपके साथ शेयर कर दूँगा. नेक्स्ट पे आ जाएँ. स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप क्या होती है? एन एंटिटी टाइप दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और अदर एंटिटी टाइप्स. An entity type whose instances can exist independently. The entity type have their own identity. It always have a identifier. Identifier क्या होता है? मतलब उसके ऊपर हमेशा प्राइमरी की लगी होगी, वो उसकी पहचान है कि वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. It is also called identifying owner. It is also called parent, owner or dominant entity. In previous example, class is a strong entity. क्लास स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी क्योंकि क्लास आईडी के ऊपर हम लोगों ने प्राइमरी की लगाई होगी या व्हाट्सओएवर. अब यहाँ पे आप लोग देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी. हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? द स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल रेक्टेंगल. वीक एंटिटी डबल रेक्टेंगल्स के अंदर इनक्लोज होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सिंगल रेक्टेंगल के अंदर होती है. रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डायमंड. द प्राइमरी की ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडरस्टैंडिंग इट. अब आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स को हम लोग किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन अ वीक एंटिटी टाइप एंड अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप इज कॉल्ड एन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप. जब कभी भी आप रिलेशनशिप बना रहे होगे एक वीक एंटिटी के दरमियान और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के दरमियान, तो आप उसको बोलोगे, सिर्फ पर्टिकुलर उस रिलेशनशिप को आप लोगों ने आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप का नाम देना है. एंड शोन विद अ डबल आउटलाइन डायमंड इंस्टेड ऑफ सिंगल आउटलाइन डायमंड. जब कभी भी आप एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी का रिलेशनशिप बना रहे होगे वीक एंटिटी के साथ,
तो उसका जो रिलेशनशिप बनेगा वो आप डबल डायमंड के अंदर लिखोगे। अगर आपके पास दोनों हमारे पास अगर होती स्ट्रॉन्ग एंटिटीज होती तो उनका जो रिलेशनशिप है वो सिंगल डायमंड के अंदर इनक्लोज होता। अब यहाँ पे ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है एक वीक एंटिटी है, इसलिए इसका जो रिलेशनशिप बन रहा है हमारे पास, हम लोग उसको डबल डायमंड के अंदर इनक्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ये आपका लैब टास्क 8 है। अब इसको किस तरह करना है मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगा। अगर यहाँ तक किसी को टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। एनीवन कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है, उसके बाद हम लोग लैब टास्क 8 को कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस तरह की पेपर में आप लोगों को इस तरह की स्टेटमेंट दी होगी, आपने स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है और आपने रिलेशनशिप स्कीमा बनाना है टेबल के अकॉर्डिंग। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये टेबल शो हो रहा है इस तरह का। आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस प्रॉपर इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आप लोगों ने ये सेम वो चीज़ बनानी है। इतना मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, गाइड करता हूँ, आप उस तरह आप लोग इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई ये करना है कि कैपिटल लेटर्स में जो भी आपके पास लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में आपकी स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन के अंदर जो भी लिखा हुआ है, वो आपकी एंटिटी टाइप है, मतलब आपका टेबल का नाम है। अब यहाँ पे देखें जो भी आपकी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था वो एंटिटी टाइप है, तो उसको आप लोगों ने रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया है। यहाँ और यहाँ आपने दो रेक्टेंगल्स के अंदर लिख दिया उसको। सपोज वी हैव टू एंटिटी टाइप्स, एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो है वो चिल्ड्रन है एम्प्लॉय का, चिल्ड्रन एम्प्लॉय का है। इसका क्या मतलब है कि डिपेंडेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय के ऊपर। जब कोई चीज़ किसी और, जब एक एंटिटी किसी और एंटिटी टाइप के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो वो एंटिटी इटसेल्फ वीक एंटिटी होती है। और वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डबल रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, the employee entity has attributes as employee ID, employee name, job title, age, salary, address, and the dependent of the and the dependent has attributes name, age, relation. अब देखें डिपेंडेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये तीन हैं, नेम, एज एंड रिलेशन। तो डिपेंडेंट के साथ हम लोगों ने ये तीन एट्रीब्यूट्स लगा दिए। एट्रीब्यूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप के अंदर। जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो एंटिटी क्लास के साथ रिलेट कर रहे होंगे और वो ओवल शेप के अंदर हमारे इनक्लोज होंगे। इसके अलावा एंटिटी टाइप हैज एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, एज, सैलरी एंड एड्रेस। अब यहाँ पे देखें, एम्प्लॉय आईडी, जॉब टाइटल, एड्रेस, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। अब आप लोगों में से किसी का ये क्वेश्चन होगा कि व्हाई यू अंडरलाइंड एम्प्लॉय आईडी, या उसके ऊपर एम्प्लॉय आईडी के ऊपर आप लोगों ने प्राइमरी की क्यों लगाई है। तो अभी इस चीज़ को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एम्प्लॉय आईडी के ऊपर प्राइमरी की इसलिए लगी हुई है क्योंकि आप लोगों को एंटिटी टाइप का बताया हुआ है कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप बनेगी। जब स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप होगी तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की पहचान ये होती है कि उसके अंदर, उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर एक आइडेंटिफायर लगा होता है। आइडेंटिफायर का क्या मतलब है कि उसके एक एट्रीब्यूट के ऊपर प्राइमरी की लगी होती है। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। So employee ID is the key attribute of the employee entity type. So employee is a strong entity and the dependent is the weak entity. The discriminator of the partial key for the weak entity here is the name attribute. Discriminator of the or the partial key, जो partial key है हमारी दूसरी टेबल के अंदर, वो हमारी यूज हो रही है नेम। तो नेम के नीचे हम लोग डॉट लगा देते हैं। जैसे डॉटेड लाइन हम लोग लगाते थे, हम लोगों ने नेम के नीचे डॉटेड लाइन लगा दी है। डॉटेड लाइन लगाने का ये मतलब है कि इसके ऊपर पार्शियल की लगी हुई है। जब कभी भी प्राइमरी की नहीं लगी होती तो हम लोग पार्शियल की का यूज करते हैं। पार्शियल की, प्राइमरी की, कॉम्पोजिट की, इनके बारे में एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगी जिसमें जिस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि इनका डिफरेंस क्या है, ये किस तरह वर्क करते हैं और कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। दिस पार्शियल की along with the key attribute of the employee helps in identifying each dependent entity uniquely. Also, each of every dependent entity is related to one of the employee entity. All the employee entity may not be related to one or the other dependent entity, but all the dependent entity is related to one or the other employee entity.
अब यहाँ पे आप लोग देखें कि एम्प्लॉय जो है उसके वो डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ पे, लेकिन डिपेंडेंट जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे डिपेंडेंट एंटिटी जो है वो डिपेंड कर रही है, और ये डिपेंडेंट जो है ये टोटल पार्टिसिपेशन कर रही है, इसलिए हम लोगों ने डबल एरोज के साथ इसको आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, आई होप सो ईआर डायग्राम सबको क्लियर होगी। अब हम लोग ईआर डायग्राम, अब हम इसको छोड़ के अब हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए जैम सर्वर आप सबने डाउनलोड किया होगा। जैम सर्वर में इन दोनों चीज़ों को आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने एडमिन पे जाना है। एडमिन आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने डैशबोर्ड पे नहीं, आप लोगों ने लोकल होस्ट /& php माई एडमिन टाइप करना है यहाँ पे। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा इस तरह का। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बनाना है एक नया डेटाबेस, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। आपने जब भी डेटाबेस बनाना है तो आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस का नाम लिखना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। डेटाबेस का नाम मैं लिखता हूँ BSCS4A क्लास 1। ये मैंने अपने डेटाबेस का नाम लिखा है। मैं जैसे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे देखें स्कीमास के अंदर मेरा डेटाबेस अपडेट हो गया है। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर जाता हूँ और मैं स्ट्रक्चर के अंदर एक टेबल क्रिएट करता हूँ। कौन सा मैं टेबल क्रिएट करूँगा? जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप सो यही है। ठीक है, यहाँ पे दो टेबल्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट। ये मैं आप लोगों को लैब टास्क 8 का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो काइंड अच्छा, अटेंडेंस जो है वो एंड टाइम पे होगी और ऑनलाइन ही मैं लूँगा, तो अटेंडेंस के लिए एक्टिव रहें थोड़ा सा। यहाँ पे मेरे पास दो क्लासेस हैं, मतलब दो एंटिटीज हैं, एम्प्लॉय है और डिपेंडेंट है। तो टेबल जब मैंने बनाना है तो मैंने एम्प्लॉय के नाम से और डिपेंडेंट के नाम से टेबल बनाना है। टेबल के अंदर एम्प्लॉय के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एम्प्लॉय का टेबल बना देता हूँ, एम्प्लॉय। और यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो मैंने 5 कॉलम सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने गो कर दिया इसको। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जॉब टाइटल, एड्रेस, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। जॉब टाइटल, एड्रेस, जॉब टाइटल, एड्रेस, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। अब सिंपल जिस तरह हम खुद डिफाइन करते होते थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने दे देना है कि एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, लेट्स सपोज इसका साइज 20 हम लोग रख देते हैं। जॉब टाइटल हम लोग कोई भी वेरिएबल कैरेक्टर रख देते हैं और इसका साइज हम लोग रख देते हैं, लेट्स सपोज 55। एड्रेस काफ़ी बड़ा होता है तो उसके लिए हम लोग लिख देते हैं 100। एम्प्लॉय नेम वेरिएबल कैरेक्टर रख देते हैं और इसके लिए भी नेम हम लोग 30 का लेंथ का रख देते हैं, और सैलरी जो है वो इंटीजर में ही रख देते हैं और इसकी भी साइज़ हम लोग डिफाइन कर देते हैं 20। और सिंपल यहाँ पे जाएँ, आपके पास सेव का ऑप्शन होगा, आप सेव करेंगे तो आपको ये टेबल यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा कि BSCS4 डेटाबेस आपने बनाई, उसके अंदर आपका एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से। आपने एम्प्लॉय का टेबल बना दिया, ये अभी आपका आधा काम हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने डिपेंडेंट का भी टेबल बनाना है और डिपेंडेंट के टेबल के अंदर नेम, रिलेशन एंड एज आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है। नेम, रिलेशन एंड एज। अगेन आप इधर आ जाएँ और यहाँ पे आप डिपेंडेंट के नाम से एक टेबल बनाएँ। डिपेंडेंट के नाम से टेबल, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं और उन एट्रीब्यूट्स का नाम है नेम, रिलेशन एंड एज। नेम, रिलेशन एंड एज। नेम जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर है, रिलेशन जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर है, डेट, एज जो है वो सिंपल हम इंटीजर में लिख देते हैं, 30 कर देते हैं इसके लिए, रिलेशन के लिए 35 कर देते हैं। लेंथ में अभी अपनी मर्जी से इतनी ज़्यादा रख रहा हूँ, लेकिन आप लोग कम भी रख सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अच्छा, जिनका कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं उनके साथ अभी थोड़ी देर तक मैं एक और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई एरर आ रहा है या जो प्री एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं, मैं उनका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। जिसका एरर आ रहा है वो काइंडली, अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ ऑनलाइन। आपने अपने सर्च बार पे जाएं और आप यहाँ पे सर्विसेज टाइप करें।
सर्विसेज ऐप को ओपन करें अपने पास। जिसका एरर आ रहा है मैं उसके लिए रीड कर रहा हूँ कि अपनी सर्विसेज को ओपन करें। यहाँ पे सर्च बार में सर्विसेज लिखें और सर्विसेज को ओपन करें। सर्विसेज को ओपन करने के बाद m टाइप करें और यहाँ पे सर्च करें MySQL। MySQL 80 आपके पास शो हो रहा होगा। यहाँ तक सबने कर दिया है? ओके। यहाँ इसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसको स्टॉप कर देना है। मैंने ऑलरेडी स्टॉप किया हुआ है। जब आपके लैपटॉप के अंदर MySQL वर्कबेंच और PHP माई एडमिन पड़े हुए हों तो आप एट अ टाइम सिर्फ एक को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आपने MySQL वर्कबेंच को यूज़ नहीं करना तो आप MySQL 80 सर्वर को स्टॉप करेंगे। यहाँ से स्टॉप करने के बाद आपने ज़ैम्प पे चले जाना है और ज़ैम्प पे यहाँ पे अपाचे की कॉन्फ़िग फाइल्स में आप चले जाएँगे। अपाचे की या MySQL की कॉन्फ़िग फाइल्स में आप चले जाएँगे, my.ini को ओपन करेंगे। आपने my.ini को ओपन करके यहाँ पे आपका सर्वर जो है, यहाँ पे पोर्ट्स जो हैं वो आपके 3307 या कुछ भी आपके डिफरेंट लिखे होंगे। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसका पोर्ट नंबर सेट करना है 3306। लेट्स सपोज़ मेरा यहाँ पे लिखा हुआ था 3307, मैंने मिटा के 3306 किया और मैंने कंट्रोल एस कर दिया या फिर मैं यहाँ पे फाइल पे गया और मैंने इसको सेव कर दिया। पोर्ट नंबर यहाँ पे भी चेंज करना है और पोर्ट नंबर यहाँ पे भी चेंज करना है। जब आपने पोर्ट नंबर चेंज किया, ये ये मेक श्योर करना कि इनको चेंज करने से पहले आप इन दोनों को स्टॉप कर दें, फिर कॉन्फ़िग में जाएँ और फिर my.ini को ओपन करें। my.ini को ओपन करने के बाद आपने अपना डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर लिखना है, 3307 होगा आपका पहले का, तो आपने 3306 पे चेंज करना है और उसके बाद इन दोनों को स्टार्ट करना है, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपने एडमिन पे क्लिक करना है और लोकल होस्ट PHP माय एडमिन आपका इस तरह का डोमेन आपका ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो गया है तो अब आपका मैं लैब टास्क 8 समझा रहा था आप लोगों को, तो आपने लैब टास्क 8 में ये करना है कि आपका जैसे आपके पास यहाँ पे ये शो हो रही है, आपने सिंपल इस डेटाबेस में जाना है 2 टेबल क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे आप मोर पे सिलेक्ट करेंगे तो डिज़ाइनर मोड आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। आप लोगों का लैब टास्क ये है कि आप लोगों ने इस तरह 2 टेबल्स बनाने हैं और 2 टेबल्स बनाने के बाद आपने एम्प्लॉयी आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगानी है और एम्प्लॉयी आईडी को यहाँ पे एज़ अ फॉरेन की यूज़ करना है। डिपेंडेंट टेबल के अंदर एम्प्लॉयी आईडी को एज़ अ फॉरेन की यूज़ करना है। वो आप लोग किस तरह करेंगे आप लोगों को बेटर पता है। आप लोगों का इस तरह रिलेशनशिप आना चाहिए और उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने यहाँ से ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपने लैपटॉप 8 के अंदर अटैच कर देना है और लैपटॉप 8 आपने सबमिट कर देनी है। उसके अलावा आप अगर ये डायग्राम बनाना चाहते हैं डिज़ाइनर मोड में तो वो थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं प्रेफ़र ये करूँगा कि आप ये वाली जो डायग्राम है इसको आप बनाएँ वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर। ये डायग्राम भी बना के अपने साथ अपलोड करनी है। जो लैब टास्क है वो सेम एज़ इट इज़ ये नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा-सा चेंज करूँगा मैं, तो काइंडली उस क्वेश्चन को देख लेना और उस हिसाब से आज आप लोगों के लैब टास्क 8 अपलोड हो जाएगा। देखें, लैब टास्क 8 आपका ये है कि एक ये स्टेटमेंट है, ये एक एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट है, ठीक है? ये आप लोगों का लैब टास्क 8 का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इसी तरह का होगा, मैं इसमें 2-3 वर्ड्स की चेंजिंग करूँगा या आपको बोल दूँगा कि एट्रिब्यूट्स के नाम चेंज कर दें, इस तरह का। तो ये आपका एक स्टेटमेंट आ गई, ठीक है? आपने इस स्टेटमेंट को देख के आपने इस तरह का एक एंटिटी बनाई, एम्प्लॉयी एंटिटी बनाई, डिपेंडेंट एंटिटी बनाई, उसके बाद आपने उसके एट्रिब्यूट्स उसके साथ लिंक कर दिए। अब आप लोगों ने ये वाला सारा डाटा उठा के जो एंटिटी आपकी होती है, एंटिटी टाइप जो आपकी होती है, वो आपका टेबल का नाम होता है, एट्रिब्यूट्स जो होते हैं, वो टेबल के एट्रिब्यूट्स होते हैं। तो आपने सिंपल पीएचपी माय एडमिन में जाना है। यहाँ से आपने पीएचपी माय एडमिन पे चले गए, आपने एक डेटाबेस बनाई अपने नाम अपनी मर्ज़ी की, उसके अंदर आपने 2 टेबल्स क्रिएट किए। यहाँ पे डिपेंडेंट और एम्प्लॉयी आपको शो हो रहा है। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके डिपेंडेंट और एम्प्लॉयी के नाम से 2 टेबल्स हैं। तो 2 एंटिटी टाइप्स हैं। एंटिटी टाइप एंड टेबल एक ही सेम चीज़ है। मैं उसको टेबल बोल रहा हूँ तो आप अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप उसको एंटिटी ही समझें। एंटिटी के साथ अब यहाँ पे देखें, इस एंटिटी के साथ आपके 1, 2, 3, 4, 5 एट्रिब्यूट्स लगे हुए हैं और एम्प्लॉयी के ऊपर प्राइमरी की लगी हुई है। तो आपने जब टेबल बनाना है तो आपने एम्प्लॉयी आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगानी है और इन चारों के ऊपर आपने सिंपल एट्रिब्यूट्स असाइन करने हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने इस तरह अप्लाई कर दिया और उसके बाद डिपेंडेंट के भी मैंने रिगार्डिंग जो जो भी एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने असाइन कर दिए हैं।
इसके बाद आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि इसके ऊपर प्राइमरी की लगा के और इस प्राइमरी की को यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ करना है। जब आप लोगों ने ये काम कर दिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके अलावा आपने वर्ड फाइल के अंदर इस तरह का एक लेआउट तैयार करना है। जो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको दूँगा या जो एंटिटी के नाम मैं आपको दूँगा, आपने वही एंटिटी के नाम लिखने हैं। आपने रिलेशनशिप भी इसी तरह आइडेंटिफ़ाई करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। रिलेशनशिप जो है वो एज़ इट इज़ यही होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप पढ़ाया नहीं है। जब मैं आपको रिलेशनशिप पढ़ाऊँगा तो उसके अंदर भी चेंजेस हो सकती हैं बाद में। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यही रिलेशनशिप अपने माइंड में रखें, और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके नाम थोड़े से चेंज होंगे। क्या अब लैब टास्क क्लियर है आप लोगों को? आई होप सो क्लियर होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों को अभी फिर भी ओके रिकनेक्ट हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके मैं आप लोगों को लैब टास्क 8 के बारे में बता रहा था कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगी। काइंडली उन चेंजेस को माइंड में रख के आप अपना लैब टास्क कीजिएगा। लैब टास्क की जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आज रात 12 से पहले आप लोगों ने लैब टास्क 8 जो है वो सबमिट कर देना है। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई हो या किसी को किसी टॉपिक के अंदर कोई इशू है तो वो काइंडली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकता है। अपने माइक अनम्यूट की ऑप्शन में आप लोगों को दी हुई है, आप माइक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं या आप चैट में भी मैसेज छोड़ सकते हैं। ओके ठीक है, अब हम काम करते हैं कि हम अपनी अटेंडेंस वाला सेशन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग फ्री हैं। अटेंडेंस में यहाँ पे आप लोगों के नाम बोलूँगा, आप लोगों ने प्रेजेंट, अगर कोई प्रेजेंट है तो वो माइक अनम्यूट करके प्रेजेंट बोल दे या वो चैट बॉक्स में प्रेजेंट बोल दे। जो नहीं बोलेगा उसकी एब्सेंट लग जाएगी। कामरान रियासत, Present, present. काशिफ खान, काशिफ खान, मोहम्मद हमजा, मोइस खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अनस हफीज, मोहम्मद अरहम नवाज, मोहम्मद आतिफ, Present. मोहम्मद फवाद, मोहम्मद हुजैफा। Present. मोहम्मद हुजैफा प्रेजेंट है? सुहेल मेरी लगा सुहेल। ओके ओके ठीक है। मोहम्मद हुजैफा प्रेजेंट। मोहम्मद उजैर सलीम, कासिम रजा मलिक, कासिम रजा मलिक, राजा अब्बास, साद अहमद, साद खान, साद शकील, सैफुल्ला। साथ शकील present है, साथ शकील present है। ओके। शहाबुद्दीन अहमद, शहबाज खान जदून, शाहजेब नसीम, सैयद ईशान अली शाह, सैयद मोहसिन अली, Present. मोहम्मद इरफान, सैयद सुहेल हुसैन शाह, तबस्सुम, Present. उसामा एजाज, Present. वलीदुर रहमान। ये जितने भी नहीं आए ना, ये स्टूडेंट्स ये जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं।
इन सब का इशू है लाइट का, वो काम चल रहा है तो लाइट नहीं है तो वाईफाई इनके नहीं चल रहा, उनके सबसे सीन होगा। एबटाबाद से कौन-कौन है? आप मेरे मुझे उनके पास नाम बता दें काइंडली। एबटाबाद से कौन-कौन है? ये इरफान वगैरह हो गया, शहाबुद्दीन हो गया, ये मोइज भाई लोग एक मिनट सारे लाइन बाय लाइन जितने मुझे हैं सब बताना। स्कूल के। इरफान, शहाबुद्दीन, हाँ, इरफान हो गया और ये शहाब सुहेल गया हुआ है गाँव, तो इसका भी नहीं है, ये उधर गया हुआ है। सैयद बट सुहेल नाम हुसैन क्या शाह, वैसे नहीं पता उधर। ठीक है। हाँ और इसका ये ईशान अली शाह जो है, शहजेब नसीम भी उधर सैयद पे ही है। शहबाज शाहजेब खान कौन नसीम, है, ये तो हमारे पास नहीं है। शहबाज खान हमारे पास नहीं है। सफीउल्लाह हो गया इनकी साइड, सफीउल्लाह सफीउल्लाह, इसको मैं नहीं जानता शहबाज खान को। ठीक है, ये सफीउल्लाह रिपीटर की है। साइड मैं भी सबको मैसेज। और कोई है? हाँ ये राजा अब्बास, नवाज भी है। जियाउल्लाह राजा जियाउल्लाह अब्बास ज़ियाउल्लाह जियाउल्लाह भी हो गया। और अनस राजा का अब्बास मैसेज आया मुझे। अनस हफीज की। अनस हफीज, राजा अब्बास की है। राजा अब्बास, राजा अब्बास, ठीक है। कासिम की ठीक है। अनस हफीज, कासिम भाई का भी शायद अरहम भी है। अब्दुल्ला भी है। रोल नंबर काइंडली बताएं, यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ बस अरम भी है अरम। 997 10097। 10097, ओके 10096, ठीक है, डन हो गया। ओके क्लास, आज के लिए आप लोगों को मैंने सिंपल, अभी मेरी बात गौर से सुने। आज के लिए आप लोगों की जो क्लास थी वो कल वाली तो मिस हो गई थी, तो कल वाली हम लोग फिर कभी रीस्केड्यूल कर देंगे। आज का आप लोगों का टास्क आप लोगों को क्लियर है सबको? लैब टास्क 8 अभी थोड़ी देर तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। सेम इसी तरह आप लोगों ने करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा अपनी एफर्ट दिखाएं तो इंशाल्लाह आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।